आगे बहुत बहुत सारे स्पेस खा लिया आप लोग, आगे 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 तीनों। यहाँ पे कोई बैठे हैं जस्ट पीछे, एक तो गई है बाहर, और भी कोई है क्या? तुम भी आगे आ जाओ। ठीक है, ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट है प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। कोई प्रेजेंटेशन आज नहीं है, वही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उनसे बात करो, कोऑर्डिनेट करो, कब आएंगे पूछो, देना है ये देना है या नहीं देना ये पूछो, कब आएंगे बोलो। श्वेता प्रेजेंटेशन सैटरडे हम लोगों का क्लास है क्या? यस कम सर। सर ऊपर ठीक है, मोबाइल दे दो आप, मोबाइल दे दो आप मुझे, दे दो। क्लासरूम में हो ना, दो पास करना। आ जाइए। ठीक है, कल हम लोग प्लानिंग पढ़ रहे थे और मैंने बहुत कम आगे बढ़ाया था, एक बार मैं वहीं से वापस से जो भी किया था कल वो डिस्कस करते हुए आगे चलती हूँ। ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट है वो एब्सेंट है पल्लवी के अलावा अभी फिलहाल मेरे लिए, राइट? ओके, हो गया। कितने अप्रोचेज है प्लानिंग के, कौन कौन बता सकता है? प्लानिंग के अप्रोचेज बिना देखे हुए अपने मन से। हाँ, टॉप डाउन, बॉटम डाउन, ठीक है, उसको नहीं याद आ रहा, जल्दी बोलो। कंपोजिट और टीम अप्रोच, सारे का मतलब मालूम है? वो उन बच्चों को मालूम है जो बाद में आए हैं? नहीं मालूम है, ठीक है, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देती हूँ। कल हम लोगों ने अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग किया था और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके, यस, आपके प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने में और इनइफेक्टिव बनाने में। आ रहा है क्या? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तुम लोगों को दिख रहा है क्या कुछ? तो लिखा हुआ आना चाहिए ना। हाँ सर, किसी एक को सिखा दीजिए। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख वो क्या सर? ये तो लगा दिया उसने। नहीं, यही लगता है मेरे उसमें, वो नहीं लग सकता इस लैपटॉप में। ये नहीं है क्या? ओके ठीक है, वो कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फैक्टर है जो प्लानिंग को इफेक्टिव या फिर लेस इफेक्टिव बना सकते हैं या कंप्लीटली इनइफेक्टिव बना सकते हैं? क्या क्या फैक्टर्स है कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या है वो? अगर आपकी प्लानिंग रिलायबल फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, अगर आपके प्लानिंग रिलायबल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? ट्रू फैक्ट्स, यस। अगर वो फैक्ट्स ट्रू फैक्ट्स पे नहीं है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट भी प्लानिंग करते ना, 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट का रहता है ना एजेंडा, कि हम जब आएंगे सरकार में तो हम ये सब काम करेंगे, तो वो उनके लिए उनको डेटा चाहिए होता है। मान लो कि उनको बेरोजगारी के लिए कुछ स्कीम निकालना है, तो उनको पता होना चाहिए ना कि हमारे कंट्री में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग हैं जो पोवर्टी लाइन के नीचे है,
अगर ये सब उनको मालूम रहेगा तो वो प्लान कर सकेंगे, उनके लिए कोई स्कीम बना सकेंगे। वो कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं? आप लोगों ने कंसेंसस का भी देखा है? कंसेंसस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? जनगणना, ठीक है ना? जनगणना, इससे यानी हर घर में डोर टू डोर जाकर के उनके लोग आते हैं। अगर आपने रिलायबल फैक्ट्स उनको दिए हैं, अपने जो भी आपका फैमिली, उसके बाद में आपने जो मेंबर्स उनके बारे में सही जानकारी दी है, और सारे देश से सही जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही उनका प्लान जो होता है वो क्या होता है, वो बनाते हैं। अगर ये जानकारी, सपोज करो कि आप में से 10 लोगों को मैंने ये काम दिया, आप कहीं ना जाए, घर में बैठ करके अपने मन से भर दे, इसके घर में इतने लोग, इसके घर में इतने लोग, इसके घर में इतने लोग, इतने लोग बेरोजगार, इतने लोग ये, तो क्या होगा? वो फैक्ट्स क्या होगा? फॉल्स होगा। और उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी वो भी वैसा ही होगा, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए प्लानिंग करने के लिए जिस किसी चीज को आप बेसिस बना रहे हो, वो बेसिस कैसा होना चाहिए? एक्चुअल होना चाहिए, ग्राउंड पे वो चीज होना चाहिए, तब आप उस प्रॉब्लम को अपने प्लान से सॉल्व कर सकते हैं। इट शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल फैक्ट्स, ठीक है? प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल फैक्ट्स। अगर ये फैक्टर हमने कंसीडर नहीं किया तो प्लानिंग ऑब्वियसली इनएफिशिएंट बनेगा, सक्सेसफुली नहीं किसी प्रॉब्लम को कर सकेगा। दूसरा इसमें फैक्टर था क्या? एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, ठीक है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जरूरी है अच्छे से सक्सेसफुली उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कल मैंने विनीता का एग्जांपल दिया था कि सपोज करो उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग है कि उसको ये करना है, अभी बीबीएम करना है, फिर ये करना है, फिर कुछ और करना है, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? लेकिन उसको बीबीएम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, या उसको उसके बाद जो उसके यहाँ प्लानिंग है उसके लिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका जो कमिटमेंट रहेगा उस प्लान से वो कितना रहेगा? 0, राइट? क्योंकि वो कुछ और करना चाहती है, राइट? ऐसा सबके साथ होता है। तो जिसके लिए आप प्लान कर रहे हैं, यानी कि जिसको वो काम करना है, करना तो विनीता को है ऑब्वियसली, क्योंकि घर के लोग से प्लान करके छोड़ देंगे, उसको डाल देंगे उसके ऊपर। एग्जीक्यूट किसको करना है? जिसको एग्जीक्यूट करना है, अगर वो उस प्लान में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा? किसी भी तरह आप काम कर लेंगे वो, लेकिन आपका जो गोल है उसको कभी अचीव नहीं कर पाएगा। सम हाउ यू डिड इट, मतलब बिल्कुल से किसी तरह सुपरफिशियल कमिटमेंट रहेगा, सतही कमिटमेंट रहेगा उस चीज के साथ, आप बहुत डीप कमिटमेंट कर ही नहीं सकते उस प्लान के साथ। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में भी जब प्लान बनाया जाता है तो इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स का, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ जो हायरार्की, सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो बच्चे कल के क्लास में नहीं थे वो ट्राई करेंगे कि ऐसा कौन सा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कहाँ पे हम लोगों ने देखा है, कौन से अप्रोच पे हम लोगों ने देखा है कि सारे लेवल को इंक्लूड करके फिर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है मैनेजमेंट। कल जो लोग क्लास में नहीं थे, मैंने पहले कहा था, राइट? एमबीओ, राइट? एमबीओ में यही है ना कि डिफरेंट एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट दोनों साथ मिलकर के गोल भी सेट करते हैं, फिर कैसे उस गोल को अचीव करना है ये प्लान भी साथ मिलकर के बनाते हैं, और एग्जीक्यूशन भी करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट समय समय पे उनको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ रह गया है, क्या लूप होल्स है, ये फीडबैक देते रहता है ताकि वो काम को अच्छे से कर सके, राइट? एंड फाइनली कितना % गोल अचीव हुआ ये परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। तो एमबीयू एक्चुअली इसी पर बेस्ड है कि आप कैसे पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं, ठीक है? ये क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट था इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि आपकी प्लानिंग जो है वो किस चीज, ठीक है? इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दो इन्वायरमेंट है ये, तो आप लोग और भी सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे, सिर्फ पीयूएम में तो शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, मार्केटिंग में इवन डिटेल में, मार्केटिंग नहीं है अभी तुम लोग का, तब तो पूरे अच्छे से मालूम होगा आपको कि क्या क्या फैक्टर्स है, ठीक है ना? क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में है, डेमोग्राफी क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, फैमिली फैक्टर्स क्या है जो डेमोग्राफी के अंदर आता है, तो आप लोग जानते हैं, राइट? सारे फैक्टर्स के बारे में। इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल इन्वायरमेंट वैसे इन्वायरमेंट जिसपे मैनेजमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। यस, ठीक है। मैं बस ये देख रही थी कि आप लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं, राइट? इंटरनल इन्वायरमेंट वैसे इन्वायरमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर सकती है, अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते। नहीं हो रहा है सर, रहने दीजिए, थैंक यू, ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ पे वो अपना एक्सरसाइज कर सकती है, जैसे कि मान लो कैपिटल का कोई प्रॉब्लम है, लेबर का कोई प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज का कोई प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम है, ये इंटरनल है, ठीक है ना? तो उसको मैनेजमेंट अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। ज्यादा कम है लेबर तो कैजुअल वर्कर्स का नंबर 1-2 दिन के लिए बढ़ा सकता है, यस, कम, लेकिन बहुत लेट है, ठीक है?
थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं हम लोग, लेकिन कैपिटल नहीं है तो कहीं और से लोन या इक्विटी बेसिस पे आप अपने अपने लिए फंड जनरेट कर सकते हैं। मतलब आप जैसे भी चाहे उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो वो आपके अपने कंट्रोल में, लेकिन वो सारे फैक्टर्स जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, जैसे गवर्नमेंट ने अब बोल दिया कि भाई अब हम सेल्स टैक्स नहीं लेंगे, अब आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको जीएसटी ही भरना पड़ेगा, राइट? इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, राइट? उसी तरह मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया तो आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट? आपको अपने पॉलिसी को उस पॉलिसी के मुताबिक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी अपने आप को उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा, राइट? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, ये देख रहा है कितना ध्यान इसने कैसे दे दिया, ध्यान दे ले दो, ठीक है ना? एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हुए आप प्लान करिए, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके हिसाब से चेंजेस नहीं होते हैं, राइट? तो एवरी बिजनेस और एवरी प्लान हैज टू एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सिचुएशन। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है, गलती की है, लेकिन प्लीज मेक मी जस्ट प्रूव मी रॉन्ग कि मैंने कोई गलती की है। आप लोग अटेंटिवली क्लास करिए और क्वेश्चन पूछिए, जानबूझ करके आप लोगों को मैं म्यूट नहीं कर रही आजकल, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? मैंने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोला, नेक्स्ट क्या है? ट्रेनिंग, यस, अडॉप्टिंग रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने कहा था जब भी हम प्लान करते हैं तो कुछ नए चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, नया चीज इतना आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होता है, राइट? जैसे बहुत सारे बच्चों को ये चीज एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया कि अच्छा ठीक है ना, 2-4 महीने की बात है, फिर हम लोगों का फिजिकल बोर्ड में क्लास हो जाएगा, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, अब इसके लिए कौन मोबाइल खरीदे, कौन ऑनलाइन क्लास करे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया पता नहीं ये कब तक चलेगा, ठीक है ना? साल पीछे गया, किसी किसी का 2 साल पीछे गया, आते हैं बच्चे इंटरव्यू में तो पता चलता है कि वो साल 2 साल छोड़ चुके हैं कि जब नॉर्मल होगा तो पढ़ेंगे। समझ में आया? वो क्या हो गया, आप नए सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, नया जो सिनेरियो चेंज होता है उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसी तरह एक और झटका लगा था इस जनरेशन को जिसमें हम भी है, डिमोनेटाइजेशन का, राइट? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ था लोगों की तरफ से, खासकर उन लोगों की तरफ से जो इसमें ऑनलाइन पेमेंट मोड में कन्वीनियंट नहीं फील करते थे। उनको लगता था कितना अच्छा है ना, कैश लो काम करो, खत्म, अब अकाउंट में आया नहीं आया, भरोसा ही नहीं है उस चीज पर, ठीक है ना, उस सिस्टम पर, क्योंकि बिल्कुल नया है, राइट? और भरोसे वाली बात भी नहीं है एक तरह से देखो तो, क्योंकि अमेरिका में आधा से अधिक जो बजट असाइन किया जाता है ना, वो किस चीज पर असाइन किया जाता है पता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पर, कि कैसे आप फाइनेंशियल सिस्टम को, ऑनलाइन सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, और वहां पे भी फ्रॉड होता है। यहाँ पे तो कुछ बजट ही नहीं है उसके लिए, राइट? तो आप बिना किसी सिक्योरिटी के किसी के जीवन भर की कमाई, किसी की मेहनत की कमाई को रिस्क पे लगा रहे, ये थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन सिंस देयर इज नो ऑप्शन और आपको ऐसे ग्रो करना ही है, तो धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं इसमें, ठीक है? धीरे धीरे ये इजी हो रहा है। कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान देना है, कोई लिंक आ गया डोंट टच, ठीक है ना? आपसे कुछ पूछा जा रहा है, डोंट टेल देम एनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको सच में लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, अपने बैंक से खुद जाकर के इंक्वायरी करिए, राइट? तो ये सब चीजें, अब जब हम पहले क्या हुआ ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मोनेटाइजेशन से पहले एक काम होना चाहिए था, वो काम होना चाहिए था ट्रेनिंग का, ठीक है ना? ऑनलाइन पेमेंट के डिफरेंट मेथड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का, ट्रेनिंग, आ जाओ कब, ट्रेनिंग का, अवेयरनेस का। और ये कौन कर सकता था? तो बैंकिंग सिस्टम में जो लोग हैं वो कुछ लोग ट्रेनिंग दे सकते थे, और भी, क्योंकि इससे क्या होता है जब आप ट्रेनिंग पहले दे देंगे तो उनके लिए फिर वो चीज बाद में लाएंगे तो बहुत नया नहीं रहेगा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में मालूम है क्या करना है, राइट? तो वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन बिना ट्रेनिंग के आप बोलेंगे यही आपका अब नया रास्ता, यही आपको करना है, तो रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस मतलब विरोध, ठीक है ना? उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, पीएफ और ईएसआई, नाम तो तुम लोग सब जानते हो, पीएफ प्रोविडेंट फंड और ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना? ये गवर्नमेंट का 25 था मेरे टाइम में, जब मैं एचआर का जॉब ये सब देखती थी, तो उस टाइम में 10,000 था, 5,000 था, फिर 10,000 हुआ था, यानी 10,000 जिसकी मासिक वेतन है जिसका, उसको ईएसआई में
इंश्योर किया जाता था। इंश्योरेंस है वो मेडिकल इंश्योरेंस है, जिसमें आपको दवाई और आपका देखना उतना सब डॉक्टर फ्री में कर देते ईएसआई हॉस्पिटल में। लेकिन अब ये 20 to 25,000 हो चुका है, मेरे ख्याल से 25,000 हो चुका है ये बढ़ करके। 25,000 तक जो जिनका है मंथली आय वो इसमें इंश्योर होते हैं, राइट। अब ये क्या है, जब हम लोग पहले इसका चालान भरते थे तो मैनुअल चालान भरता था, मतलब एक फॉर्म होता था जिसपे आप लिख करके, जैसे जीएसटी का है, जैसे सेल्स टैक्स का हुआ करता था, वैसे फॉर्म भरिए और जाकर के एक पीएफ ऑफिस में और एक ईएसआई ऑफिस में जमा कर दीजिए। वो स्टैंप लगा के एक सीट आपको दे देता है एक्नॉलेजमेंट कि आप अपने फाइल में लगा लीजिए आपने इस महीने का इस कंपनी का ईएसआई का सारा अमाउंट आ चुका है। कंपनी का अमाउंट आ चुका, मतलब समझ में आ रहा है कुछ भी, ये कुछ नहीं समझ रहा। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर सैलरी जमा करते हैं ईएसआई में, वो बहुत नॉमिनल होता है, 100, 150, 200, 250, जिसके बदले में अगर आपको 200, आपको 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक का भी अगर खर्चा होता है तो आपको वहां पे आप इंश्योर्ड रहते हैं, इलाज होता है। और अगर कुछ ऐसा है कि ईएसआई का जो भी उनका हॉस्पिटल है उसमें आपका इलाज नहीं हो सकता, मान लीजिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया है, तो उनके रेफर करने से, बस एक दिन हॉस्पिटलाइज होना उनके ऑफिस में, उसका तो रेफर कर देंगे। तो आपको मालूम है एम्स में, सफदरजंग में एडमिशन के लिए कितना प्रॉब्लम होता है, कितना लगाना पड़ता है, वो जान पहचान है कि नहीं, और कितने सारे लोगों का एक्सेस नहीं होता। लेकिन एक ना आप ईएसआई के जिस हॉस्पिटल में या उनके इसमें एडमिट हो जाते हैं एक रात के लिए, उसके बाद अगर वो रेफर कर दे तो कोई जान पहचान की जरूरत नहीं, इमीडिएट आपका उसमें जिसको भी करवाना हो आप उसमें करवा सकते हैं, जो भी जिसको भी इलाज की जरूरत है, राइट। तो ये ईएसआई का मैंने बताया। पीएफ में भी ऐसे ही होता है, पीएफ ऑफिस में आप चालान जमा करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, सडनली हम लोग काम कर ही रहे थे, 1 आध साल ही हुआ था कि उन्होंने कर दिया ऑनलाइन मोड में। अब कुछ चेंज किया ना, ऑनलाइन मोड में नहीं पता कैसे चालान जमा होता है, तो उन्होंने 4-5 महीना दिया हर एक कंपनी को कि ये 5 महीना आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जमा कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ओनली ऑनलाइन। ये 5 महीना क्यों, तब तक सारी ईएसआई और पीएफ ऑफिस में ट्रेनिंग चल रहा था कि आप अपने एचआर के लोगों को भेजिए, हम मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो 2 दिन 4 दिन का ट्रेनिंग लेकर के सीख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम खुद से कर पाएंगे, राइट। अब ये ठीक तरीका है क्योंकि नया हो रहा है, नया अचानक से अगर दे देंगे कि यार जनवरी से, जैसे हमारे ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, मोदी जी को अच्छा लगता है 12 बजे रात में सबको आकर के चौंका देना, ठीक है सरप्राइज, ठीक है, लेकिन ऐसे सरप्राइजेस आदमी सदमा में चला जाएगा कभी कभी, राइट। इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए चेंज, वो रेजिस्टेंस उसका होगा, राइट। आप जब इस तरीके से सिस्टमेटिकली किसी चेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लान फॉर न्यू थिंग, यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू प्लान इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या करिए, उनको मेंटल लेवल पे एक्सेप्टेंस कैसे बनेगा, थ्रू ट्रेनिंग, उस नए चीज को कैसे किया जाएगा, ये अगर आप पहले से तैयार कर रहे हैं, ऐसा बाउंड्री आपने सेट कर दिया कि उनको थोड़ा बहुत मालूम है और तब आप नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रेसिस्टेंस होगा। ट्रेनिंग सिस्टम का मतलब ये है कि कुछ नया करने से पहले जो भी आप नया करना चाहते हैं उसके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम का होना जरूरी है, जिससे लोग मेंटली उस चीज को, उस चेंज को एक्सेप्ट करें। अदरवाइज ह्यूमन नेचर है बाय डिफॉल्ट, आप किसी को भी उठा के देख लो और जो वो कर रहा है ना उससे कुछ अलग कर दे तो वो जो अलग है वो बहुत आसान हो सकता है, बहुत टाइम सेविंग हो सकता है, लेकिन वो एक बार में नहीं मानेगा क्योंकि वो उसको वो करना पसंद था। हाथ से मैनुअल काम ऑफिसेज में होता था, राइट, और फिर कंप्यूटराइजेशन हो गया, कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई ना, कितना हंगामा हुआ, मुझे याद है कंप्यूटराइजेशन, नौकरी चली जाएगी, अब तो नौकरी मिलेगी नहीं, एक कंप्यूटर 10-10 लोगों का काम करेगा तो लोगों की क्या जरूरत रहेगी, काइंड ऑफ फियर, राइट, थ्रेट जॉब जाने का, ये सब था जब बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटराइजेशन हुआ था उस समय। लेकिन धीरे धीरे सब एक्सेप्टेबल हो गया, क्यों, क्योंकि वो आपको टाइम को सेव कर रहा है, आपको इतने सारे फाइल्स जमा करने की जरूरत नहीं, कुछ चूहा उतर जाता था, कुछ दीमक लग जाता था, फिर फाइल ऐसे ही पड़े रह जाते थे, अब आपका सब कुछ सिस्टम में सेव है, आप चाहे तो 3-4 जगह कॉपी करके सेव कर सकते हैं, अगर इस पे भी उतना भरोसा नहीं है तो। समझ में आया। तो ये क्या हुआ, ट्रेनिंग सिस्टम के कारण आप उस चेंज को आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्या मैंने बताया, नेक्स्ट है इसमें कि आपका प्लान जो है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब कोई भी यही ऐसा ही प्लान हो जो हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है होने की, राइट। जैसे मैंने कहा था ना, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का प्लान,
doesn't work, राइट? ये इम्पॉसिबल है, राइट? अभी आप बोले कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे तो मैं चांद से घुमा के लाता हूँ, नहीं हो पाएगा, या तोड़ के यहीं ले आता हूँ, नहीं हो पाएगा, राइट? तो आपका प्लान प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, तीनों एक ही है, ठीक है ना? फिजिबल, पॉसिबल, प्रैक्टिकल, यानी कि वो होना संभव हो सके, राइट? उसके बाद सिंपल होना चाहिए, मैंने कहा सिंपल, यानी कि अगर प्लान कॉम्प्लेक्स रहेगा तो आप कैसे उसको समझा सकेंगे कि क्या करना है? तो ये सिंपल होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बटा हुआ होना चाहिए, ताकि लोग आपके प्लान को पहले तो समझ पाए, तभी एग्जीक्यूट हो पाएगा वो। तो दीज आर द फैक्टर्स, जब आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आपका प्लानिंग कैसे होता है? इफेक्टिव होता है, अदरवाइज नॉट इफेक्टिव, राइट? अप्रोचेज में एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ। अप्रोचेज मतलब टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या था? सिंपल, व्हेन वी नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कुछ प्लान है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या हुआ? टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्लान बनाया, जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लान, जैसे कि मिशन स्टेटमेंट, ये भी एक प्लान है, ठीक है ना? आपका विजन स्टेटमेंट और आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ये सब प्लान है, राइट? हमको मालूम है ये सब प्लान, ऑब्जेक्टिव्स आर, गोल्स आर प्लान, जो आप प्लान को एग्जीक्यूट करके अचीव कर सकते हैं, राइट? तो लॉन्ग टर्म प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, और उसको क्या करती है? ऊपर से नीचे की तरफ इंट्रोड्यूस करती है, उनको देती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, लोअर लेवल मैनेजमेंट तक वो प्लान पहुंचता है कि हमको क्या करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का 5 साल या 7 साल या 10 साल के बाद ये गोल है जिसको अचीव करना है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच हुआ, जहां पे ऊपर से प्लान बना करके नीचे उनको कन्वे किया जाता है, जिसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है? बॉटम अप अप्रोच, अब ठीक है, हमको ये भी मालूम है कि बॉटम लेवल जो मैनेजमेंट है, बॉटम मतलब समझ में आ गया ना, लोअर लेवल। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करती है, राइट? ये किस तरह की प्लानिंग करती है? ऑपरेटिव प्लान, ठीक है ना? ऑपरेशन मतलब जो डिफिकल्टी आ रही है डेली किसी चीज को एग्जीक्यूट करने में, उस डिफिकल्टी को कैसे खत्म किया जाए, ये प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट, अच्छा ठीक है, क्लासेस में क्या डिफिकल्टी है हम लोगों को क्लास लेने में, ये डायरेक्टर सर कैसे समझेंगे जब तक कि हम उनको फीडबैक ना दें, राइट? तो हम उनको फीडबैक देंगे कि ये डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी, उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बेसिस पे बोलेंगे ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि आप लोग जो प्रॉब्लम झेलता है उसको सोल्यूशन भी ज्यादा ज्यादा मालूम होता है। आप बताइए सोल्यूशन क्या हो सकता है? व्हेन वी सजेस्ट सोल्यूशन और उनको समझ में आ जाता है वो सोल्यूशन, तो बोलेंगे इसको इम्प्लीमेंट करें। यानी ये इस बार कहाँ से कन्वे हो रहा है प्लान? बॉटम से टॉप लेवल पे। तो इसको हम बोल सकते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे से ऊपर तक जब प्लान जाता है। अभी मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, आप मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ले सकते हैं, या कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन के, अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, बार बार कंप्लेन्स आ रहा है, तो उस कंप्लेन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ये भी जो नॉर्मल सेल्स के लोग जो लोग होते हैं, यही इसका प्लान और इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको हम बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच। कंपोजिट का मतलब मालूम है? मतलब कंपोजिट का मतलब मैंने पूछा, कंपोजिट अप्रोच नहीं पूछ रही थी। मिक्स्ड, हाँ मिक्स्ड। कंपोजिट का मतलब होता है मिला हुआ, मिक्स, यानी यहाँ पे क्या है? एमबीओ, राइट? यहाँ पे मिल करके प्लान भी बनाया जाता है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जाता है। कंपोजिट अप्रोच जहां मिडिल लेवल या लोअर लेवल मिल करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको कंपोजिट अप्रोच बोलेंगे। टीम अप्रोच, अगेन सॉरी, कंपोजिट तो मिल करके है जिसमें मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट ही है। टीम अप्रोच जहाँ पे एंटायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज मिलकर के काम करते हैं, जहां पे एमबीओ एक्चुअली आता है, ठीक है? टीम अप्रोच मतलब सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंबाइंडली इफेक्टिवली कुछ प्लान करते हो और उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, इसको टीम अप्रोच बोलते हैं। जहां पे मैं बोलती हूँ, जैसे कि पीटर ड्रकर ने कहा था, एमबीओ तो है ही, पीटर ड्रकर ने ये भी कहा था कि फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव अप्रोच का मतलब भी होता है मिलकर के काम करना, जहां पे एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर मिलकर के काम करे। तो टीम अप्रोच भी है एक प्लान का एक तरीका, ठीक है? दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेज। ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी सर्टेन चीजों के लिए सिर्फ एक अप्रोच को यूज किया जाता है, सर्टेन चीजों के लिए टीम अप्रोच या कंपोजिट अप्रोच भी यूज किया जाता है। मतलब जैसे प्रॉब्लम उसके हिसाब से क्या अप्रोच होगा प्लानिंग का, ये डिसीजन होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी एक अप्रोच पे ही उनका सारा प्लान बेस्ड होता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है। कहीं पे टीम एफर्ट की जरूरत पड़ सकती है और कहीं पे
टॉप लेवल को सिर्फ इंटरवीन करने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि वो डिफरेंट स्टेप्स, कोई भी काम को करने में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसी को हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कहते हैं। नॉर्मली ये बहुत सिस्टमेटिक होता है, ठीक है, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बहुत वेल डिफाइंड होता है, तीसरा आप नहीं बीच में ला सकते। तब वो स्टेप में अगर सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो वो गलत आंसर हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने कहा था इवोल्यूशन यानी कि डेवलपमेंट किसी चीज का, तो अगर डेवलपमेंट के सीक्वेंस को आपने चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा ना आंसर। सिमिलरली प्रोसेस के स्टेप्स को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, क्लब कर सकते हैं, ठीक है, क्लब कर सकते हैं, एक स्टेप दो स्टेप को एक साथ लिख सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। सिंपल है, जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। एबीसीडी का सीक्वेंस है, ठीक है ना, एक के बाद पूरा 26 लेटर लिख रहे हैं लेकिन हम उल्टा सीधा लिख रहे हैं तो गलत हो गया ना हमारा, वो नंबर आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे वो पूरा नंबर देगा। यही है स्टेप्स, इट शुड बी इन सीक्वेंस, राइट। आपको आता है, आपको मालूम है, लेकिन सीक्वेंस में होना चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। जो शुरू कहाँ से होता है, नहीं हुआ आ रहा है, इट विल फर्स्ट स्टार्ट विद, अभी हो रहा है क्या, ठीक है। इसका पहला पॉइंट क्या है, सर्टेन स्टेप्स है। पहला स्टेप है बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हुआ, ठीक है। और कुछ, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है नॉर्मली, मौका, संभावना हो सकता है, ठीक है ना, मौका भी है, सही है। यानी कि क्या चीज का अभी अवसर, सही अवसर भी होता है, तो किस चीज को करने के लिए अभी सही अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में क्या चीज को करने के लिए अभी सही एकदम से अवसर है, आपको इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। सिंपल है, अगर कैशलेस ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं तो आप ऐसे भारत पे, ठीक है ना, गूगल पे, पेटीएम आया ना, और पेटीएम सबसे पहले आया था उस टाइम में क्योंकि थोड़ा थोड़ा पहले से था उस लाइन में, राइट। यस, क्या बोलो, डूब गया, लेकिन मैं उस समय की बात कर रही हूँ कि वो सबसे पहले आया था, राइट। तो क्या है ये, आपको एनवायरनमेंट को, अपॉर्चुनिटी को स्कैन करना चाहिए कि अभी किस तरीके का मोड है मार्केट का, क्या बिजनेस चलेगा और क्या नहीं चलेगा, राइट। उसके हिसाब से प्लान करिए। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, मैं अभी बिजनेस इसलिए बोल रही हूँ कि हम लोग एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ रहे। जब आप अपना प्लान कुछ करते हैं ना, तो भी आप अपॉर्चुनिटी देखिए। करियर तो आप फाइंड आउट करते हैं ना कि अभी क्या चीज, कौन सी चीज का डिमांड ज्यादा है, ठीक है ना, और हमारी कैपेबिलिटी किस चीज में ज्यादा है, राइट। आप उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और अपने लिए स्कोप बनाते हैं कुछ। तो अपॉर्चुनिटी को के बारे में अवेयर होना मतलब पता होना, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप ये कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, अब आप एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी क्या, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम है कि मार्केट में किस तरीके का अभी अवसर है, क्या चीज करने का सही मौका है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। यानी अब आप गोल डिफाइन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, जो भी करना है। नाउ यू चूजिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अगर आपने कर लिया तो अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के क्या करेंगे, प्लानिंग प्रीमिसेस मतलब क्या होता है मालूम है। ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड कर दिया, इसके बाद आप करेंगे प्लानिंग प्रीमिसेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, यस, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटी मालूम है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है। यानी आपका प्लानिंग प्रीमिसेस क्या होगा, जो चीज आपके पास है उन चीजों के बेस पे आपका फर्दर प्लान होगा। यहाँ पे भी आप लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करेंगे। मैंने प्लानिंग में हमेशा कहा कि लिमिटिंग फैक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे हमेशा आप जो चीज नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं कि इसको कैसे हम मैनेज करें, यानी नहीं होने का असर ना दिखे हमारे प्लान पे। क्लियर,
तो आप प्लानिंग प्रीमिसेस को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, वो हर रिसोर्सेज के बारे में सोचेंगे जो यूज होने वाला है, और खासकर लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में ज्यादा देखेंगे, ठीक है ना। जो चीजें कम है उसको हम कैसे एडजस्ट करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक तो आपका तैयारी है। नाउ नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज यानी कि इवैल्यूएशन, ये सब तो हर जगह करते हैं, सब आपको मालूम है। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज का मतलब है कि अब ठीक है इस गोल को बहुत तरीके से अचीव किया जा सकता है, लेकिन हमने ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्लानिंग प्रीमिसेस, आवर लिमिटिंग फैक्टर, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स जनरेट किए हैं इसको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे। यहाँ एक्चुअली क्या किया जाता है, डिफरेंट वेज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, हम तुलना करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे कौन से रास्ते से हम काम करेंगे तो हमारा लिमिटिंग फैक्टर भी कंट्रोल में रहेगा और हम गोल भी अचीव कर सकते हैं। क्लियर? इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज का ऑब्वियसली सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, राइट। तो आपने इवैल्यूएशन किया, कंपेयर किया एंड देन सिलेक्शन। अब आप यहाँ पे इवैल्यूएशन लिखने के बाद यहाँ लिख सकते हैं कंपेयर एंड सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। क्लियर है ना? इसलिए स्टेप्स को हम क्लब कर सकते हैं, लेकिन अब ये पहले कर देंगे ये बाद में करेंगे वो नहीं कर सकते हैं, राइट। सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते, क्लब कर सकते हैं। देन इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव के बाद कंपेयर या सिलेक्शन, या फिर यही पढ़ लो इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज एंड देन सिलेक्शन ऑफ फाइनल ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अब आपका जो ये फाइनल ऑप्शन चुन लिया, ये चुनना क्या कह रहा था, मैंने बहुत पहले बताया था। When you, आपके पास 1 2 3 4 5 6 कोर्सेज का ऑप्शन है, आपको किसी ने काउंसलिंग किया और आपको बोला कि आप अगर आप इस चीजों में अच्छे हैं तो आप इसमें से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, तुमने ये मान लो कि फाइनल किया तो मुझे ये करना है, कि क्या हुआ तुम्हारा डिसीजन हुआ, राइट। ये सारे जब तक ऑप्शंस हैं तब तक तो ये सिर्फ ऑप्शंस है। When you choose something that becomes your decision, right? अब यहाँ पे selection of final option ये तुम्हारा decision हो गया, right? Now you decided to go by this way, right? ये आपने क्या क्या किया, इसके बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा सा yes formulation of, देखो ये स्किप भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, स्किप कर सकते हो लेकिन ऊपर नीचे मत करना, मैं बहुत बार बोल रही हूँ, ठीक है ना। फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिव प्लान। सपोर्टिव प्लान का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, सपोर्टिव प्लान का मतलब हो गया कि आपको तो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है और उसको अचीव क्या करेंगे उसके लिए आपने एक फाइनल ऑप्शन तैयार कर लिया है, लेकिन इसके बाद इस कोई भी जैसे कहते हो तो 3 साल के बाद ये बीबीएम खत्म होगा ना, लेकिन 3 साल का बीबीएम का कोर्स क्या एक बार में खत्म हो जाएगा, नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स में खत्म होगा। और भी तुम कोई तैयारी करते हो तो उसके लिए समय बांटते हो ना, पूरे दिन रीजनिंग इतने घंटे पढ़ेंगे, मैथ्स इतने घंटे पढ़ेंगे, जीके इतने घंटे पढ़ेंगे। These are supportive plan। आपको पढ़ना है ये तो मालूम है, आपको कितने घंटा पढ़ना है ये भी आपको मालूम है, राइट। और आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना सब मालूम है, आपको सिलेक्शन ऑफ फाइनल ऑप्शन हो चुका है, आपको सेल्फ स्टडी करना है या किसी कोचिंग में एनरोल कराना है या टीम के साथ पढ़ना है, ग्रुप स्टडी करना है, ये सब आपको मालूम है। लेकिन अब सपोर्टिव प्लान, छोटे छोटे प्लान जिसकी हेल्प से आप ये खत्म कर सकेंगे, पूरा एग्जीक्यूट कर सकेंगे, यही सपोर्टिव प्लान हुआ। क्लियर हुआ? सपोर्टिव प्लान जो इस प्लान को फाइनली एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करे, तो वो ऑब्वियसली छोटा सा पार्ट होगा उस प्लान का, और बहुत सारे छोटे छोटे प्लान मिलकर के एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, राइट। एंड देन फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिव प्लान के बाद नीचे मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके बाद क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ बिहार में, मैंने यही चीज देखा है, यहाँ तक तो सब लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक कहीं कोई कमी नहीं हुई, दिमाग भी हमारे यहाँ, बुद्धि भी है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है सब कुछ मालूम है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करना, अब उसको एक्चुअली करके दिखाना, पेपर पे सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो यहाँ हम टाइम जाते हैं, क्योंकि पेपर थिंक क्या हमने कर दिया, ठीक है ना, जो करना था तो कर लिया, जहाँ दिमाग जहां तक लगाना था वहां तक लगा दिया। अब तो ये क्या है, फिजिकल है ना, फिजिकल फॉर्म में इसको करना है, यहाँ क्या दिमाग कर लेंगे,
जो नीचे के लेवल पे वो कर लेंगे, उनको कभी करने की आदत नहीं होगी तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ प्लास्टिक बैन कर रहे हैं, पर नहीं है बैन। ठीक है ना, नहीं है बैन, वो बस है कहने के लिए। दूसरे मुझे तो शर्म आती है यार, दूसरी जगह जाके कैसे बोलेंगे कि हमारे स्टेट में प्लास्टिक बैन है, आकर के बोलेंगे ये लो ये तुम्हारा बैन है, राइट। क्योंकि जब तुम जाओगे गुवाहाटी, ठीक है ना, जब तुम जाओगे दार्जिलिंग, तो तुम्हें दिखेगा कि क्या सच में वहां पे बैन है। वहां पे मत बोलना कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ वहां पे अल्कोहल बैन नहीं है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत कम है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे आप कहीं भी नहीं रुक सकते गाड़ी, जहां पे आपका गाड़ी रुकने का जगह है ना, कोई आप कहीं आगे पीछे नहीं रुक सकते। ठीक है ना, जो रुकने का जगह बनाया गया है सिर्फ गाड़ियां वहीं रुकती है, आप बीच में कहीं नहीं, किसी को पिक नहीं कर सकते तुम बीच में। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने आपके साथ आगे पीछे के लोग आ रहे हैं, आपने कहीं रोका पीछे वाले लोग रुक जाएंगे, राइट। तो सिस्टम बना हुआ कि जहां रुकने का जगह बनाया गया आप वहीं रुकिए, बीच में नहीं रुक सकते, तो आप नहीं रुक सकते। नहीं होती है एक्सीडेंट, थोड़ा मुश्किल होता होगा, वहां के लोग तो यूज टू हो गए होंगे, लेकिन है नहीं तो सीधा 1000 रुपया चला। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, हॉन्किंग करके देख लो वहां पे। ठीक है ना, बिहार के ड्राइवर को वहां गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका एक हाथ कहा रहता है, जैसे पैर रहता है ब्रेक पे, वैसे हाथ रहता है हॉर्न पे, राइट। वो हमेशा बजते रहता है। अब मुझे भी नहीं समझ में आता क्यों बजते रहता है वो, राइट। कभी कभी तो मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे इसके कारण पैनिक होता है, और जब मैं किसी के साथ जा रही होती और कोई बजाता तो मैं उसको घूर के देखती हूँ तो क्यों, मतलब कहाँ है हम, क्यों इतना है। ठीक है ना, मतलब व्हाट इज दिस, इम्प्लीमेंटेशन अपने यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। मैंने ये क्या कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, यहाँ तक जितने भी आपने मेहनत किया, अगर यहाँ पे आप जरा सा अपना लूज करेंगे कंट्रोल, तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तक सब कुछ आपने दिमाग में प्री डिस्पोजिशन, प्लानिंग इज ए मेंटल प्री डिस्पोजिशन, याद है ना, आपके मानसिक खाका में सब कुछ बसा हुआ है, लेकिन यहाँ आप उसको फिजिकली ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं ठीक से करेंगे तो ये सब करना बेकार है, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इम्प्लीमेंट आप कैसे कर रहे हैं अपने प्लान को, नहीं तो हमारे बिहार वाली हालत हो जाएगी, सब कुछ रहेगा पेपर पे, नो अल्कोहल नो प्लास्टिक, धीरे धीरे और भी कुछ नो दहेज, और भी कुछ नया नया ऐड कर हो जाएगा हमारे यहाँ, मुझे मालूम है, लेकिन दैट डजंट मैटर। ठीक है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हम जैसे लोग समझते हैं कि इसका कुछ मतलब नहीं है, जिनको पहले से मालूम है इनका कुछ मतलब, हमें तो लगता था कि इसका मतलब होगा बाद में, लेकिन अब हम भी समझ गए कि इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे जो पहले से जानते हैं कि ऐसे ही है, नियम बनता है, फाइल में रखा जाता है और फिर सब कुछ नॉर्मल चलते रहता है, तो वो क्या ही वैल्यू करेंगे। ठीक है ना, कोई भी प्लान बना लो, कुछ वैल्यू है उसका नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये छोड़ भी देते हैं अपने जूनियर्स पे, अपने यहाँ के एग्जाम्पल के हिसाब से, तो आप क्या करिए, फीडबैक कह लो, रिव्यू कह दो, या फिर फॉलो अप कह लो, ये बहुत जरूरी है। छापा मारना जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। कभी कभी ये फॉलो अप होता है तो पता चलता है कि कितना सरकार का नियम कानून को यहाँ पे धज्जी उड़ाया जाता है, राइट। ये बहुत जरूरी है, अगर आप ये भी रेगुलर करते रहेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ इम्प्लीमेंटेशन क्या, और आप जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो समय समय पे क्या करिए, चेक करते रहिए कि एज पर माय डिजायर्ड प्लान ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। और ठीक है, बीच बीच में डेविएशन जरूर होगा, क्योंकि आप सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। सर्टेन थिंग्स आर इन द कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, कॉन्टिंजेंट मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। तो वैसे केसेस में जब आप फीडबैक या फॉलो अप या रिव्यू करते रहेंगे अपने प्लान को, तो क्या होगा, जहां कहीं भी डेविएशन आएगा उसको आप वहीं पर रेक्टिफाई कर ज्यादा डेविएशन आने से रोक सकते हैं। ठीक है ना, कम समय, कम रिसोर्सेस, कम समय को और कम लोगों के मेहनत को बर्बाद किए बिना आप उसको सुधार सकते हैं। समझ में आया, ये इसीलिए जरूरी है। और जब हम इतने स्टेप्स करते हैं तो हमारा प्लानिंग फाइनली क्या होता है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। अब भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं, इसको बिल्कुल मैंने जो लिख के दिया वो मत पढ़ो, ठीक है ना। जो समझ में आया ये बस याद रखो, बिल्कुल ये इसी तरह पढ़ने का तरीका है। कोई भी चीज पढ़ने का तरीका है कि आप डायग्राम बना लीजिए। मैं इसीलिए तुम लोगों को बोली थी कि जब इंटरनल होगा तो डायग्राम बनाना, मैं मार्क्स बता दूंगी कुछ दिन सर से पूछ करके, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब हो पाएगा हम लोगों का पीटीएम, राइट। मतलब तुम लोगों को तो खुशी होगी क्या, अच्छा मार्क्स नहीं बताइएगा, कुछ बच्चों को जानना होगा तो मैं बता दूंगी, राइट, लेकिन नहीं जानना,
नहीं जानना मतलब उनको पहले से मालूम है ना? ओके ठीक है, तो अटेंडेंस ले लेते हैं अभी। आप डायग्राम बनाइए, मैं हमेशा बोलती हूँ आंसर जब भी अपने बनाओ, कौन सा यूनिवर्सिटी है कोई मैटर नहीं करता, डायग्राम जल्दा बनाओ, साफ साफ बनाओ, डायग्राम को देखते ही पता चल जाता है तो तुम्हें आंसर आता है, क्योंकि तुमने क्या राम कहानी लिखी है उनको नहीं पढ़ना, ठीक है ना? इतना टाइम भी नहीं होता कि सारा एक एक लाइन वो पढ़े, और वो जहां जहां पढ़ेंगे ना माइंडेड, जहां तुम्हारी गलती होगी वो वही पढ़ेंगे, ठीक है ना? वो तुरंत दिख जाता है उनको कि ये गलती है। ओके एक काम करो जल्दी से लिखो, 68, 11 एंड 16, बस इतने ही लोगों को हम लोगों को अटेंड करना। 68, 11 एंड 8, 16 बस 3 बच्चा ना। 68, 11 एंड 16 और 2 है 21 और 25 बस, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट हम लोगों ने आपका अटेंडेंस ले लिया है, तो मैं क्लास बंद करती हूँ, ठीक है? जिनके 91 मैम हम भी थे, नहीं देखे? नहीं देखे हम हैं, देखते मैम हैं। 91 मैम 61 मैम नहीं बना दीजिए ना। जिनके ऑफ से मैं किसी का नहीं बनाऊंगी। हाँ तो मेरा मैम ऑन है ना? अभी ऑन करने से कुछ नहीं होगा। नहीं मैम, आप देख लीजिए ना ऑनलाइन में। ठीक है, बाकी जिनका ऑफ था वो सब लीव कर सकते हैं, मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी। मैम 92 बोला ना नहीं करूंगी।